हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। ये जो स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट है ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वेक्टर एटम मॉडल का जो बात हम लोग किए थे थ्योरेटिकल, उसी का एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। मतलब वेक्टर एटम मॉडल में हम लोग देखे थे कि ऑर्बिट का भी ओरिएंटेशन होता है, और जो ओरिएंटेशन होता है वो स्पेस में क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। मतलब अगर ऑर्बिट करें तो ऑर्बिट का ओरिएंटेशन मतलब हम क्या कर सकते हैं, एटम का ओरिएंटेशन। ठीक, ऑर्बिट के ओरिएंटेशन मतलब क्या कर सकते हैं, एटम का ओरिएंटेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्बिट तो एटम का ही है ना। तो एटम का ओरिएंटेशन ये हम लोग देखे थे उसमें वेक्टर एटम मॉडल में। तो वो जो ओरिएंटेशन होता है ये हम लोग वहाँ पे देखे थे कि जो ओरिएंटेशन होगा वो क्या होगा, स्पेस में क्वांटाइज्ड होगा, मतलब डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड मतलब क्या है, स्पेस में उसका केवल एक सर्टेन ओरिएंटेशन ही पॉसिबल होगा, हर एक ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे आप बोहर से टाइम मॉडल पढ़े थे तो बोहर सामने क्या होता था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट हो सकती है, लेकिन सर्टेन ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम NH का आर्डर के बराबर होता है। उसी तरीके से वेक्टर एटम मॉडल में हम लोग देखें कि जो ऑर्बिट होता है या जो एटम होता है वो भी स्पेस में क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक, तो ये तो हम लोग देखे तो क्वांटाइज्ड होते हैं, और उसके एंगुलर मोमेंटम का टर्म भी निकाले थे, PR, P थीटा, P फाई निकाले थे। ठीक, कौन कौन सा आप देखे होंगे, PR, P थीटा और P फाई, तीन कंपोनेंट हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाले थे और वो क्वांटाइज थे। लेकिन वो तो मैथमेटिकली हम वहाँ देखे थे, उसका कोई हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं दिए थे। ठीक, तो आज का जो स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट है ये वेक्टर एटम मॉडल में जो स्पेस क्वांटाइजेशन आप पढ़े हैं उसी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसमें हम लोग प्रूव करेंगे थ्योरेटिकली भी मैथमेटिकली भी कि जो एटम होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन होता है स्पेस में वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एटम क्या होते हैं, स्पेस क्वांटाइज्ड होते हैं। क्लियर, उसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो आप जो हेडिंग देखे थे वेक्टर एटम मॉडल में स्पेस क्वांटाइजेशन, उसी का ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगा। ठीक, अब देखिए स्टर्न और गर्लक साहब ने 1921 में एक एक्सपेरिमेंट को किया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या चीज़ें ली। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, एक न्यूट्रल सिल्वर एटम लिया। ठीक, क्या लिया, न्यूट्रल सिल्वर एटम लिया। मतलब जो न्यूट्रल सिल्वर एटम कहने का मतलब क्या है, जो एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। क्लियर करते हुए चलिएगा कि चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो अपने लैंग्वेज में भी लिख लेंगे। ठीक, न्यूट्रल सिल्वर एटम लिया, मतलब सिल्वर एटम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। इतना चीज़ क्लियर। फिर उन्होंने एक ओवन लिया और उस ओवन में क्या किया, न्यूट्रल सिल्वर एटम को रख दिया। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने स्लिट लिया। आप 2 स्लिट 3 स्लिट कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, उन्होंने स्लिट लिया और फिर उन्होंने एक स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नेट लिया जिसको हम पोल मैग्नेट कहेंगे। स्पेशल टाइप आप क्यों कर रहे हैं अभी आगे उसको डिस्कस करेंगे। और फिर उन्होंने क्या लिया, एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया, या उसी को आप कॉलीमेटेड प्लेट भी कर सकते हैं। ठीक, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्या है, एक ओवन है, आप घरों में इसको यूज करते हैं। ठीक, इस ओवन में उन्होंने क्या लिया, सिल्वर एटम लिया। ये सिल्वर एटम क्या है, न्यूट्रल सिल्वर एटम है। मतलब इस सिल्वर एटम के क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने ग्राउंड स्टेट में पड़े रहेंगे। ठीक, फिर उसके बाद स्लिट लिया गया है। स्लिट का यूज क्या होता है, 2 स्लिट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस लगा देंगे। स्लिट का क्या यूज होता है, ये चीज़ आप ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। क्या करेगा, लेजर में पढ़े हैं, बीम को क्या करेगा, कॉलीमेटेड कर देता है, एक डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल कर देता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपका स्लिट हो गया। अब फिर एक पोल मैग्नेट लिए हैं, ये जो होते हैं ये इनहोमोजीनियस होते हैं, या आप इसको नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं। ठीक, और फिर क्या है, यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट है, ये क्या आपका कॉलीमेटेड प्लेट होता है जो मेटल का होता है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, जो मैं फिगर बनाया उसमें तो इस तरह दिख रहा है आपको मैग्नेट, लेकिन अगर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे, इधर से देखेंगे इस मैग्नेट को, तो जो मैग्नेट है कुछ ऐसे होता है। ये जो मैग्नेट है कुछ ऐसे होता है। समझिएगा, एक एक चीज़ हम लोग समझते हुए चलेंगे। ये जो मैग्नेट है ये साउथ पोल, और जो नॉर्थ पोल होता है वो ऐसे होता है, इसीलिए इसको स्पेशल डिजाइन मैग्नेट भी कहा जाता है। ये क्या आपका नॉर्थ पोल है, ये क्या साउथ पोल है। अब जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो क्या होंगी, ऐसे इसमें जाएंगी। ठीक, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो क्या होगा,
कुछ ऐसे क्या होंगी, इसमें जाएंगी। अब देखिए फिगर देख के आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पे जो नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो काफ़ी दूर दूर है, लेकिन जो साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है वो क्या है, काफ़ी नज़दीक नज़दीक हैं। इसका मतलब साउथ पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनका डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नॉर्थ पोल। तो जब यहाँ पे उसका डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं हम लोग का क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो मैग्नेट जो स्पेशली ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करे, वेरी करे, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या करे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ वेरी करे। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक समान मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, या इसी को हम क्या कहते हैं, इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं, या तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं या तो इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यहाँ पे नॉर्थ पोल पे देखिए उतनी ही लाइन नॉर्थ पोल पे है लेकिन इतना जगह नहीं है, लेकिन साउथ पोल पे कम ही जगह नहीं है। इसका मतलब क्या, साउथ पोल पे जो लाइन है वो क्या होती है, डेंस होती है। आप ऐसा केस पढ़े होंगे 7th या 8th क्लास में ही कि मैग्नेट को तोड़ दिया जाता है तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगी, एक किनारे पर सर्कल शेप में काट दिया जाता है तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होंगी। तो ये कोई आपके लिए बहुत क्रिटिकल केस नहीं है, ठीक, बस मैं दिखाने का पर्पस था कि जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है इसका ऐसे होता है। ठीक, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या ज़्यादा है, यहाँ पे क्या कम है, इसका मतलब क्या है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये जो मैग्नेट होता है ये नॉन यूनिफॉर्म या इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्यों हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेते हैं इसको भी लेक्चर के लास्ट में देखेंगे। और क्यों हम यहाँ न्यूट्रल सिल्वर एटम लिए हैं, क्यों हम आयोनाइज सिल्वर एटम नहीं लिए हैं, इसको भी लास्ट में हम लोग क्वेश्चन बना के डिस्कस करेंगे। तो आप पेशेंस रखे रहिए, लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक, अब देखिए ओवन का काम क्या है, गर्म करना, टेम्परेचर बढ़ाना। न्यूट्रल सिल्वर एटम है, ये क्या होगा, गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, भाप बनेगा, भाप बन के क्या होगा, अब इस ओवन में एक हम छेद कर दिए हैं, अब क्या होगा, इस छेद रास्ते सिल्वर एटम भाप के रूप में क्या होंगे, निकलेंगे। जो वेपर होगा वो क्या होगा, इस इधर से निकलेगा। जब ये गर्म होगा सिल्वर एटम, ये सॉलिड फॉर्म में था, इसको हम क्या कहें, टेम्परेचर बढ़ाते गए तो क्या होगा, वेपर बन के ऊपर उठेगा, चारों तरफ बंद है तो इसका मतलब बस इसी रास्ते क्या होगा, सिल्वर एटम निकलेगा। अब ये सिल्वर एटम निकलेगा तो यहाँ देखिए क्या हुआ, स्लिट रखा हुआ, तो ये स्लिट क्या करेगा, उनको एक डायरेक्शन प्रदान करेगा, उनको एक डायरेक्शन प्रदान करेगा और इन बीम को क्या करेगा, कॉलिमेटेड करेगा, एक यूनी डायरेक्शनल कर देगा। अब यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल रखा गया है, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल क्या करते हैं, इसको जो सिल्वर एटम की बीम आ रही है इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। जो फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होता है, Z1 पे जाता है और एक क्या होता है, Z2 पे जाता है, वो डायरेक्ट नहीं जाता है। ठीक, अब यहाँ मैग्नेट रखने का पर्पज़ क्यों है, क्योंकि हमको वही ना वेरीफाई करना कि एटम क्या होते हैं। हम क्या वेरीफाई किए थे पिछले केस में वेक्टर एटम मॉडल में, कि जब एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या होता है, क्वांटाइज हो जाता है। तो इस वजह से इस एटम को क्या कर रहे हैं, जो यहाँ से आ रहा है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके द्वारा हम क्रिएट कर रहे हैं, वो यस और यानी ये स्पेशली डिजाइन मैग्नेट के द्वारा क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दिस मैग्नेट, जिसको आप इधर से देख सकते हैं। ठीक, तो इस वजह से हम मैग्नेट यूज कर रहे हैं ताकि देखा जाए कि क्या ये क्वांटाइज कर पा रहा है कि नहीं एटम को। तो देखिए एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये क्या करता था, जब एटम को हम यूज करते थे तो ये क्या करता था, क्वांटाइज कर देता था एटम को। कुछ सिल्वर एटम क्या होते थे, स्क्रीन से कुछ दूर ऊपर Z1 पे, और कुछ सिल्वर एटम क्या होते थे, स्क्रीन का जो मिड पॉइंट है वो उससे कुछ दूर क्या होते थे, नीचे Z2 पे मिलते थे। और इनका कंडीशन ऐसा होता है कि जो OZ1 होता है वो क्या होता है, OZ2 के बराबर था। मतलब इस सेंटर से जितना ऊपर जाएगा बीम उतना ही दूर नीचे पे आके बीम क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। ठीक, डायरेक्ट कोई बीम नहीं जाता है, कोई बीम डायरेक्ट नहीं जाता है, वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है। वो उसका ओरिएंटेशन देखिए, एक इधर हो गया, एक इधर, दो ओरिएंटेशन इसका हो जाता है। ठीक, यही पूरा आपका क्या है, स्टर्न गलक एक्सपेरिमेंट आपका सेटअप है। अब देखिए कॉलिमेटेड प्लेट को क्या करते हैं, लो टेम्परेचर रखते हैं ताकि हम फोटोग्राफिक प्लेट पर ट्रेस कर सकें, एटम को कलेक्ट कर सकें, ट्रेस कर सकें। अगर इस क्योंकि ये जब लो टेम्परेचर पर रहेगा और एटम क्या हाई टेम्परेचर से आ रहा है तो ये आसानी से कलेक्ट हो जाएंगे। अगर इस फोटोग्राफिक प्लेट का हम क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो एटम सब नीचे गिर जाएंगे। आप सपोज करिए कि
किसी चीज़ पे मोम वैक्स चिपका हुआ है, ठीक, अगर उस वैक्स को हीट कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, जिस सरफेस चिपका हुआ क्या होगा, वो क्या मेल्ट होकर नीचे गिर जाएंगे। तो वही कंडीशन है, अगर इस फोटोग्राफिक प्लेट का हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एटम रुकेगा नहीं, वो क्या होगा, मेल्ट होकर नीचे चला जाएगा। ठीक, तो इस वजह से एटम को कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके जो टेम्परेचर है फोटोग्राफिक प्लेट का, उसको क्या करते हैं, बहुत लो रखते हैं एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ ओवन। क्लियर। अब देखिए हम मान ले रहे हैं कि जो हमारा सिल्वर बीम है वो क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, और जो इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है वो जेड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, ऐसे आप पढ़ें। ठीक, ये क्या है, डिफ्लेक्शन हो रहा है किसका, सिल्वर बीम का, देखिए जेड डायरेक्शन में। ठीक, और निगेटिव जेड डायरेक्शन में हो रहा है। अगर ये ओ क्या आपका ओरिजिन है और एक्स डायरेक्शन में मान में बीम हमारी चल रही है, तो ऊपर क्या होगा, OZ1 और OZ2 क्या रहा है, इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। वो डिफ्लेक्शन ऐसा है सच दैट OZ1 इक्वल टू OZ2, OZ1 इक्वल टू OZ2, मतलब ऊपर सेंटर से जितना दूर होगा जेड एक्सिस पे, उतना ही नीचे क्या होगा, जेड एक्सिस से होगा। ठीक, अब इसी चीज़ को हम लोग एक बार थ्योरेटिकली वेरीफाई करेंगे और एक बार मैथमेटिकली वेरीफाई करेंगे, और पा जाएंगे कि वास्तव में एटम का क्या होता है, स्पेस में क्वांटाइज्ड होते हैं एटम, मतलब स्पेस में जो उनका ओरिएंटेशन होता है वो एक सर्टेन होता है, वो डिस्क्रीट होता है। क्लियर। उस चीज़ को क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली दोनों अभी क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक, पहले एग्जाम में क्या लिखना है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक, तो देखिए स्टर्न एंड गलक इन 1921 परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट विच demonstrated directly that an atom placed in magnetic field can take only certain discrete orientation with respect to the field, या उसी को क्या कहेंगे, स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक, मतलब जब किसी स्टर्न और गलक ने 1921 में एक एक्सपेरिमेंट किया जो क्या बताया कि अगर हम किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका सर्टेन ओरिएंटेशन होता है उस फील्ड के रिस्पेक्ट में। देखिए ये क्यों रखा गया मैग्नेट, क्योंकि हम लोग लास्ट टर्म पे वेक्टर एटम मॉडल में पढ़े थे कि जब इसके ओरिएंटेशन को चेक करना आता है तो एटम को क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और उसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं। अगर आप मेरा वेक्टर एटम मॉडल वाला लेक्चर देखे होंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस उसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में इस मैग्नेट का यूज कर रहे हैं। और वो मैग्नेट ऐसा है कि इनहोमोजेनियस मैग्नेट है। इनहोमोजेनियस मैग्नेट क्यों यूज कर रहे हैं और न्यूट्रल सिल्वर एटम क्यों यूज कर रहे हैं, ये लेक्चर के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन बनाकर लिखेंगे। ठीक, उससे आप निश्चिंत रहिए। ठीक, तो इस वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर रहे हैं, एटम को पास करा रहे हैं। जब पास करा गया तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो एटम थे वो दो डायरेक्शन में क्या हो रहे थे, चले जा रहे थे कॉलीमेटर प्लेट पे, डायरेक्ट ना जाके एक सीधे Z1 पे एक Z2 पे, और दोनों का जो डिस्टेंस था वो सेंटर से क्या था, सेम डिस्टेंस पे था। ठीक, डायरेक्ट कोई बीम नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या है, एक ओरिएंटेशन इसका पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, एक ओरिएंटेशन क्या है, निगेटिव जेड एक्सिस में है। क्योंकि हम मान लिए कि जेड एक्सिस हमारा क्या है, कॉलीमेटेड प्लेट है, और जो बीम चल रहा है वो क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है। ठीक, अब देखिए दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेक्टर एटम मॉडल। यही क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी वेक्टर एटम मॉडल का। ठीक, तो ये लाइन तो हम लिख लिए हैं। अब कैसे एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ माना जाएगा तो उसको एक बार थ्योरेटिकली लिखेंगे और फिर एक बार मैथमेटिकली। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो एक बार थ्योरी दिया जाता है और फिर थ्योरी दिया गया और फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं और उसको ही माना जाता है। जैसे आप क्या प्रैक्टिकल जब करते हैं तो आपको क्या एक थ्योरी दिया था, उस थ्योरी को लिखते हैं और फिर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और थोड़ा बहुत अगर एरर आता है तो आप एरर एंड प्रिकॉशन ये सब करके क्या करते हैं, लास्ट में रिजल्ट में लिख देते हैं। तो वैसे ही एक्सपेरिमेंट इसमें भी होगा। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया अब इसका थ्योरी दिया जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा जाएगा और दोनों आपस में वेरीफाई हो जाएंगे। तो मान लिया जाएगा कि एक्सपेरिमेंट क्या है, करेक्ट है। और जो एटम होते हैं वो स्पेस में क्वांटाइज्ड होते हैं, या जो ओरिएंटेशन होता है ऑर्बिट का एटम में क्या होता है, सर्टेन होता है। एटम हम वहाँ लिखवाए थे ऑर्बिटल का क्वांटाइजेशन, मतलब ऑर्बिटल किससे बनना है, जो ऑर्बिट है किससे बनना है, एटम्स बनना है। तो क्या इसका मतलब क्या, एटम का ओरिएंटेशन। ठीक, तो अब देखिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे इसके थ्योरेटिकल अप्रोच को। ठीक, अब देखिए लिख दिया है, द प्लान ऑफ एक्सपेरिमेंट इज शोन इन फॉलोइंग फिगर। जो एक्सपेरिमेंट का प्लान था उसको ऐसे दिखाया गया है। एक ओवन लिया गया, एक स्लिट लिया गया, एक स्पेशली डिजाइन मैग्नेट लिया गया, एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया गया, इसको आप कॉलीमेटेड मेटल प्लेट भी कह सकते हैं। ठीक, ये सब लिया गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो आइए अब सबसे पहले आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बगल में ये फिगर ही बना दीजिएगा
और दिखा दीजिएगा ये क्या आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू है किसका, इस मैग्नेट का, जो इधर से दिखेगा। एक बार फिगर बारे में थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब इसको बिगाड़ने जा रहा हूँ, इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। तो देखिए फिगर क्या है, एक अवन लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रल सिल्वर एटम लेते हैं और क्या करेंगे, अवन का काम क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाना। तो ये अवन क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा, तो ये क्या होगा, मेल्ट होना शुरू होगा, मेल्ट होकर फिर क्या होगा, वेपराइज होगा। तो वेपर होकर क्या होगा, इसमें चारों तरफ फैलेगा, लेकिन चारों तरफ तो डिब्बा बंद है, इधर खुला हुआ है, इसके रास्ते एटम क्या होंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक। अब इसको कॉलिमेटेड करने के लिए, मतलब यूनिडायरेक्शनल करने के लिए हम क्या किए, स्लिट लगाएं। आप 2 से ज़्यादा स्लिट भी ले सकते हैं, एक भी स्लिट ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कितना स्लिट लें आप, ठीक। ये कोई डिफाइन नहीं है, 2-3 जितना मन करें ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, एटम्स निकलना शुरू है, जो छोटे छोटे डाटा बनाए क्या एटम्स हैं, ये निकलने शुरू हो गए। ये क्या करेगा, स्लिट उनको डायरेक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा। अब हमको एटम को क्या करना है, जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट ही है, वो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एटम को क्या करना है, डिस्क्रीट ओरिएंटेशन को देखना है। तो इसलिए अब क्या किए, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस एटम के मार्ग में रखे हुए हैं, ठीक। अब ये क्या करेगा, उसको डिस्क्रीट ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेगा और वो फोटोग्राफिक प्लेट पर डायरेक्ट न जाके जो इसका सेंटर है वो उससे Z1 डिस्टेंस O से क्या होगा, कुछ डिस्टेंस ऊपर, मतलब Z1 पॉइंट पे यहाँ मिलेगा और फिर क्या होगा, नीचे भी जाएगा सिल्वर एटम और कुछ पॉइंट क्या होगा, नीचे Z2 किसी पॉइंट पे मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि जो OZ1 होगा वो OZ2 के बराबर होगा, ठीक। इसी चीज़ को अब क्या करना है, थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा देना है। ये एक्सपेरिमेंट स्टर्नो गल्लक साहब ने किया था। और यक्स क्या है, इस सिल्वर बीम के चलने का डायरेक्शन है, और जेड क्या है, इस फोटोग्राफिक प्लेट का डायरेक्शन है, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, मतलब आप ऐसे ही कर सकते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट है, या ऐसे कर सकते हैं जिधर बीम क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब डिफ्लेक्शन क्या, बीम का मुड़ना, एक ऊपर मुड़ रही है, एक नीचे, मतलब जेड एक्सिस पे पॉजिटिव में और निगेटिव में क्या कर रही है, मुड़ रही है, ठीक। अब देखिए ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए बताए थे ना, एक थ्योरेटिकली अप्रोच देखेंगे और एक मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे। तो जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। इसलिए देखिए क्वालिटेटिव लिखे हैं, ये क्या आपका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होगा। और इसके बाद जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आएगा उसको क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन, ठीक। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में तो आपको पता ही है, एक थ्योरी लिखते हैं और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और दोनों को वेरीफाई कर लेते हैं, थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल वैल्यू को, आपका एक्सपेरिमेंट हो जाता है। तो ये जब स्टर्न गल्लक साहब एक्सपेरिमेंट किए तो वो भी तो वेरीफाई करेंगे, तो पहले वो थ्योरेटिकल अप्रोच लगाया जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, फिगर को फिर से बनाता हूँ समझाने के लिए। ये क्या था, ओवन था, यहाँ क्या थे, एटम थे, ऐसे निकल रहे थे, ठीक, और स्क्रीन था, और यहाँ पे मैग्नेट लगा था, रफली मैं बना रहा हूँ बस आपको समझाने के पर्पज से, और यहाँ क्या है आपका स्लिट लगा था, ठीक। अब देखिए आप इंटर में पढ़े हुए हैं कि जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, टाइनी मैग्नेट होते हैं, मतलब छोटे मैग्नेट होते हैं। एटम भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक। और ये भी आप पढ़ें, जब किसी मैग्नेट को किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो जिधर एटम का ओरिएंटेशन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होता है, उस पर नेट डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगता है। मतलब जिधर एटम का ओरिएंटेशन रहेगा उधर ही क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड उसको धक्का देके डिफ्लेक्ट कर देगा, उधर ही उसका डिफ्लेक्शन फोर्स लगा देगा, मतलब उधर ही उसको मोड़ देगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये एटम्स जो यहाँ से निकल रहे हैं, ये जो एटम्स निकल रहे हैं, ये क्या, थोड़ा सा जूम करते हैं, पहले ऐसे एटम बनाया था तो आप फिगर वैसे ही बनाइएगा। मान लीजिए इसका ओरिएंटेशन ऐसे है, दूसरे का ऐसे हो सकता है, तीसरे का ऐसे हो सकता है, चौथे का ऐसे हो सकता है, पाँचवां ऐसे हो सकता है, छठवां ऐसे हो सकता है। तो 6 तो होंगे नहीं, मिलियन बिलियन एटम्स होंगे, या तो मिलियन होंगे या तो बिलियंस में एटम होंगे, 1-2 तो होंगे नहीं गिन पाएंगे हम, 1-2 तो है नहीं कि उनको गिन सकते हैं, ठीक। तो इसका ना ओरिएंटेशन में क्या होगा, मिलियंस या बिलियंस टाइप का ओरिएंटेशन होगा। तो जो डिफ्लेक्शन भी होगा वो स्क्रीन पे क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट पे, मतलब क्या होगा, जो एटम्स जाएंगे, जो उनका मैग्नेटिक फील्ड द्वारा ओरिएंटेशन होगा वो डिफरेंट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो उनके ऊपर डिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट लगेगा, कहाँ, फोटोग्राफिक प्लेट पर। इसका अलावा अब जो एटम कलेक्ट होंगे वो क्या होंगे, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में कलेक्ट होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, टाइनी मैग्नेट की तरह होते हैं। और जब आप पढ़ें किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो जो उस मैग्नेट का ओरिएंटेशन होता है उसी ओरिएंटेशन के डायरेक्शन में उस पर नेट डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगता है, ठीक। तब एटम्स क्या हैं, जो सिल्वर एटम्स हैं ये क्या हैं, मिलियंस में हैं, बिलियंस में हैं, 2, 4, 10, 11, 12, 100, 50 तो है नहीं।
तो इनका ओरिएंटेशन में क्या होगा, हर एक एटम का अलग अलग ओरिएंटेशन होगा। तो मिलियंस ऑफ एटम है, तो जिसका ओरिएंटेशन ऐसे रहेगा वो क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होकर ऊपर चल जाएंगे, जिसका इधर रहेगा वो इधर चल जाएंगे, जिसका इधर रहेगा वो सीधे निकल जाएंगे, जिसका इधर रहेगा वो इधर निकल जाएंगे। मतलब अब हमको फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होगा, एक कंटिन्यूअस क्या होगा, एटम का कलेक्शन, मतलब एक कंटिन्यूअस ट्रेस मिलेगा। लेकिन वास्तव में एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया था, नहीं देखा गया था, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो एटम का ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, सर्टेन ओरिएंटेशन ही अलाउड होता है। मतलब जो उनका डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, सर्टेन डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब ये अप्रोच हम लोग का अभी तक जो पढ़ के आ रहे थे वो रॉन्ग था। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया था कि जो एटम का ओरिएंटेशन है वो एक डिस्क्रीट डायरेक्शन में, एक डिस्क्रीट एंगल पे होगा, एक सर्टेन एंगल पे होगा। ठीक, तो ये हम लोग का अप्रोच रॉन्ग था। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि एटम पासेस थ्रू मैग्नेटिक फील्ड वेयर ओरिएंटेड इन डिस्क्रीट एंगल सो दैट बीम डिफ्लेक्टेड इन सर्टेन डिस्क्रीट डायरेक्शन एंड गिव डिस्क्रीट ट्रेस। ठीक, अगर हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसका मतलब क्या, हम तो रॉन्ग हो गए ना, क्योंकि अभी जो एक्सपेरिमेंटली हम पाए थे, एक्सपेरिमेंटली पाए थे किधर जा रहा है और थ्योरेटिकली करने पूरा लगातार मिल रहा है, तो ये तो गलत है ना। जो एक्सपेरिमेंटली मिला था वो तो 2 पॉइंट मिल रहा था और थ्योरेटिकली उसी में अपना कॉन्सेप्ट डाले जा रहे हैं, नहीं लगातार होगा, तो अपने ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो एक्सपेरिमेंटली है उसी चीज़ को तो एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको जो एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है उसी का थ्योरी दिया जाएगा। ऐसा नहीं ना कि एक्सपेरिमेंट होगा माइकलसन इंटरफेरोमीटर का और होगा दे दिया जाएगा थ्योरी किसी न्यूटन रिंग का, ऐसे प्रैक्टिकल कर नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से इस थ्योरी को सुधारना पड़ा था। थ्योरी किस फॉर्म में दिया गया, इस फॉर्म में थ्योरी दिया गया कि एटम जो पास होगा मैग्नेटिक फील्ड से उसका जो ओरिएंटेशन होगा वो डिस्क्रीट एंगल पे होगा, ताकि जो डिफ्लेक्शन भी हो वो भी क्या हो, डिस्क्रीट हो और डिस्क्रीट ट्रेस दे, कंटिन्यूअस ट्रेस ना दे। ठीक, दिस इज द थ्योरेटिकल अप्रोच। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वान्टिटेटिव या मैथमेटिकल अप्रोच को देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए हम क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन देखेंगे, या इसी को क्या कहते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कहते हैं। ठीक, तो मानेंगे कि लेट म्यू बी द मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है आप जानते ही हैं, एंड बी बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो अब पोटेंशियल जो होगा उसको कैसे लिखा था, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है V इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी इंटू म्यू के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ V के बराबर होता है, ये आप पढ़े ही हैं। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ग्रेडियंट V हो जाएगा। अब V के वैल्यू को क्या करेंगे, जो पुट करेंगे तो ये माइनस में है, इस माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या लेंगे, देखिए फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो हमारे लिए क्या यूजफुल है। मतलब हम क्या माने हैं कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, बस जेड डायरेक्शन हो रहा है, मतलब जो नेट डिफ्लेक्शन हो रहा है वो बस जेड डायरेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब बस फोर्स का जो होगा Fz वाला कंपोनेंट ही अवेलेबल रहेगा, बाकी जो कंपोनेंट होंगे Fx और Fy वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन डिफ्लेक्शन तो केवल Fz डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसीलिए अब देखिए बीम ऐसे चल रहा है और जो डिफ्लेक्शन है बीम के परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अगर बीम जिधर चल रहा है उधर ही डिफ्लेक्शन होता तो उसको क्या कहते हैं, उसी लाइन में होता तो क्या कहते हैं उसको, हम उसको लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्लेक्शन कह सकते थे। लेकिन ये क्या आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, द एवरेज ट्रांसवर्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन एटम, तो Fz इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, जो इसका वैल्यू होगा, आप इसके वैल्यू को समझ रहे होंगे क्या होता है, जो इसका वैल्यू होता है क्या होता है, कर्ली बी ये होगा कर्ली ओवर कर्ली एक्स, फिर आई प्लस क्या हो जाएगा कर्ली ओवर कर्ली वाई जे, फिर क्या हो जाएगा कर्ली ओवर कर्ली जेड के होगा। और इसी तरह बी का वैल्यू भी आएगा, तो बी का वैल्यू भी क्या होगा, बी आई कैप बी प्लस बी जे कैप, ऐसे करके आएगा। तो ये वाला जो जेड वाला कंपोनेंट है ये बस बचेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, जो डिफ्लेक्शन है वो तो जेड ही डायरेक्शन में ना, तो इसका भी क्या होगा, बस जेड कंपोनेंट बचेगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ली बी ओवर कर्ली जेड हो जाएगा। अब देखिए ये क्या था, म्यू जे जेड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो म्यू जे जेड है ये क्या है, अगर आपका म्यू जे क्या है, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है, मतलब जे क्या होता है, जे इक्वल टू एल प्लस एस होता है, तो जे क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का सम होगा। तो अब ये क्या होगा, इसका भी बस जेड ही कंपोनेंट तो लगेगा ना, क्योंकि एक्स वाई कंपोनेंट जीरो है, अपने सुविधा के लिए हम लोग एक्स वाई कंपोनेंट जीरो लेके बस जेड डायरेक्शन मांग रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू जे जेड आ जाएगा। और बता देंगे कि वेयर डेल बी ओवर डेल जेड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड बता रहा है जेड डायरेक्शन में इन द जेड डायरेक्शन, एंड म्यू जे जेड जो है
ये जो म्यू जे जेड है ये क्या होता रहा है, म्यू जे जेड इज द जेड कंपोनेंट ऑफ द टोटल, टोटल मतलब स्पिन यस प्लस एल, जेड इक्वल टू क्या होता है, यस प्लस एल होता है। तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट का म्यू जे, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट को कैसे लिखेंगे, म्यू जे करके लिखेंगे। ऑर्बिटल को म्यू एल लिखते हैं, स्पिन को म्यू एस लिखते हैं, टोटल को म्यू जे लिखेंगे। ऑफ द एटम जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू जे है उसका जेड कंपोनेंट है, क्योंकि बस जेड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, बाकी जो एक्स वाई कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक, तो अब देखिए एक रिलेशन होता है, द रिलेशन बिटवीन टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट या टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, एंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम जे इज, ये कैसा रिलेशन होता है, ये जो रिलेशन होता है म्यू जे इक्वल टू स्मॉल जी जे ई बाई 2m और कैपिटल जे के क्या होता है, बराबर होता है। ये जो जी जे होता है ये क्या होता है, जी फैक्टर होता है। ठीक, ये क्या होगा, जी फैक्टर होगा किसके करस्पॉन्डिंग, इस टोटल, किसके, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट वाला, या आप ऐसे कर सकते हैं जो टोटल ऑर्बिटल, ऐसे के टोटल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग क्या है इसका, ये जी जे फैक्टर है। ठीक, ये जी जे फैक्टर क्या होता है, ये स्पिन का जो ओरिएंटेशन है उसको बताएगा। ठीक, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन अगर आप पढ़े रहते तो उन सब चीज़ों में, या लैंडेज फैक्टर पढ़े रहते तो उसमें पढ़ते, लेकिन अभी आपके सिलेबस में वो है ही नहीं, आगे अगर आए तो उसका हम लोग को पढ़ना रहे। ठीक, तो इस वजह से बस ये जीजे मान लीजिए क्या होता है, स्प्लिटिंग फैक्टर, आप सिंपली इसको कहिए स्प्लिटिंग फैक्टर होता है। ठीक, वेयर जीजे इज करस्पॉन्डिंग जी फैक्टर। ठीक, वैसे मैं याद करने के लिए कभी आपको प्रेशर नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये टॉपिक आप पढ़े नहीं है तो शायद इसको याद करना पड़े, क्योंकि इस पर अलग से लेक्चर बनाऊंगा, आधे घंटे का लेक्चर होगा। अगर कोर्स वगैरह टाइम से ख़त्म हो जाएगा तो इस पर क्या करूँगा, अलग से लेक्चर बना दूंगा, या हो सके आगे हम लोग को किसी टॉपिक में इसको पढ़ना रहे तो वहाँ भी इसको डिफाइन कर दूंगा। बस आप ऐसे जानिए, ये जे लिखा है मतलब क्या होता है, टोटल स्प्लिटिंग फैक्टर होगा। ओके, अब देखिए अगर जी एल लिखा रहता तो क्या होता, ऑर्बिटल फैक्टर होता, मतलब आप ऐसे कर सकते थे कि ये जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग जी फैक्टर रहता, और जी एस लिखा रहता क्या होता, जो स्पिन क्वांटम नंबर उसके करस्पॉन्डिंग क्या रहता है, ये जी फैक्टर रहता। अब जी जे लिखा है मतलब टोटल क्या है, क्वांटम नंबर करस्पॉन्डिंग जी फैक्टर है। ओके, ये भी फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखिए नाउ द जेड कंपोनेंट ऑफ म्यू जे इज, अब क्या हो जाएगा, म्यू जे जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ ये पूरा वैल्यू लिखा है तो अब जेड जेड लगा देंगे, जेड, अब फिर इधर क्या हो जाएगा, यम जे एच अपन 2 पाई। ठीक, ये देखिए जे का वैल्यू क्या होता है, आप पढ़े थे जे का वैल्यू पीछे में बताया था, जे इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट जे ब्रैकेट में जे प्लस 1 होता है और एच अपन 2 पाई होता है, इसी अंडर रूट जे प्लस 1 का वैल्यू जो होता है वो एम जे के बराबर होता है। ठीक, तो ये लिख दिया गया है और एच अपन 2 पाई लिख दिए हैं। ठीक, अब म्यू जे जेड जो होगा, जी जे देखिए ई एच, अब ई एच अंदर आ गया, अपान 2 है, 2 to 4 पाई यम मल्टीप्लाइड बाई यम जे। ठीक, अब ये जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू क्या होता है, म्यू बी के बराबर होता है, इसको बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, ये इसको बोहर मैग्नेट्रॉन कहता है, इसको म्यू बी से लिखाता है, और ये क्या होगा, एम जे के बराबर होगा। अब इस इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे। ठीक, मतलब म्यू जे की जगह क्या करेंगे, वो वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर अब इसको पुट करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, तो लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। अब बता देंगे कि वेयर म्यू बी इक्वल टू, इसके जगह म्यू बी पुट किए थे, इस बोहर मैग्नेटॉन एंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन टेक वैल्यू, एम जे क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये क्या करेगा, कितना वैल्यू ले सकता है, एंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप एम जे मेंशन कर दीजिए। ठीक, ये एम जे कितना वैल्यू लेगा, तो जो एम जे का वैल्यू होगा ये किसके बराबर होगा, ये एम जे कैन टेक वैल्यू 2j + 1 वैल्यू, हम लोग क्वांटम नंबर वाले में देखे थे, और कहाँ कहाँ से उसका वैल्यू होगा, फ्रॉम -j2 + j। ठीक, -j2 + j होगा। ठीक, ये चीज़ जानते हैं। अब इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में यूज करेंगे, म्यू जे जेड की जगह क्या रखेंगे, उसका वैल्यू को पुट कर देंगे, तो एफ जेड क्या हो जाएगा, डेल बी कली बी बाई कली जेड जी जे और म्यू बी और एम जे। ठीक, मतलब म्यू जे जेड की जगह ये पूरा वैल्यू उठाकर क्या किए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक, अब देखिए बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, जब फोर्स लग रहा है एटम पे, और मान ले रहे हैं जो एटम का मास वो कैपिटल एम है, तो जब फोर्स लग रहा है जी डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन भी होगा। फोर्स लगा रहे हैं तो क्या कर रहा है, एटम मूव कर रहा है, तो उस पर एक्सीलरेशन भी देख लगेगा। तो क्या मान ले रहे हैं कि है बट ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ए जेड, जो फोर्स लग रहा है वो जेड डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो भी किस में लगेगा, जेड डायरेक्शन में लगेगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगेगा, गिवन बाई। ठीक, ट्रांसवर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एटम चल रहा है एक्स एक्सिस पे, फोर्स लग रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है जेड एक्सिस पे, मतलब फोर्स जेड डायरेक्शन लग रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे, ट्रांसवर्स नाम देंगे। ठीक, तो अब गिवन बाई ए जेड इक्वल टू क्या होता है,
एफ इजकल टू एम में होता है, तो ए इजकल टू क्या होगा, एफ बाई एम हो जाएगा। तो ए जेड इजकल टू एफ जेड बाई एम, एफ जेड का वैल्यू सब्सिट्यूट कर दिए, इक्वेशन 3 बन गया। अब इक्वेशन 1 का काम तो है ही नहीं, इसको पहले ही हटा देना चाहिए और इक्वेशन 2 को भी गायब कर देना चाहिए। क्यों? अब देखिए क्या होगा, एटम मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो क्या होगा, उसका कुछ वेलोसिटी होगा। किस डायरेक्शन में एटम मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, शुरू में डायरेक्शन बताया था। तो इफ वी एक्स बी द लॉन्गिट्यूडिनल वेलोसिटी ऑफ एटम, लॉन्गिट्यूडिनल क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। और ये ट्रांसवर्स फोर्स क्यों, क्योंकि एक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दैट वाई वो ट्रांसवर्स, और इधर लगेगा लॉन्गिट्यूडिनल। तो इफ वी एक्स बी द लॉन्गिट्यूडिनल वेलोसिटी ऑफ एटम एंड डी बी द लेंथ ऑफ देयर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन अगर क्या हो रहा है, डी लेंथ मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, और क्या हो, वी एक्स क्या हो आपका लीनियर जो वेलोसिटी है, लॉन्गिट्यूडिनल वेलोसिटी है, तो मान ले रहे हैं कि देन द टाइम टी फॉर विच एटम एक्सपीरियंसेस द ट्रांसवर्स फोर्स, तो जिस टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड में डी लेंथ चल रहा है और वी एक्स वेलोसिटी चल रहा है, तो किस टाइम के लिए उस पर ट्रांसवर्स फोर्स लगेगा, कितने टाइम के लिए, अगर वो टाइम टी हो तो टी इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो इसको हम लिख लिए। तो अब यहाँ से फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी से हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक थ्योरी से क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 3/2 kT के बराबर होता है। आप काइनेटिक थ्योरी में पढ़े हैं, ये क्या होता है, 3/2 kT के बराबर होता है। लेकिन यहाँ आप देखिए एटम की बात हम नहीं कर रहे हैं, बीम ऑफ एटम है, मतलब एटम का बीम की बात कर रहे हैं। तो इस केस में जो 3/2 kT होता है, ये 2 kT के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। काइनेटिक थ्योरी आप पढ़े हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kT होता है। लेकिन यहाँ पे जो है एटम न हो के क्या है, बीम ऑफ एटम है, इसलिए 3/2 kT क्या होता है, 2 kT के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहीं कॉपी में कोने ने मार्जिन में लिख लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ से वी एक्स क्या हो जाएगा, तो ये 2 इधर जाएगा, 4 kT, और एम क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो वी एक्स इक्वल टू √4 kT बाई एम हो जाएगा, ठीक। और तो टी क्या हो जाएगा, देन टी इक्वल टू डी बाई, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक। डी बाई क्या हो गया आपका, वी एक्स करेंगे तो वी एक्स नीचे ये वैल्यू आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके आगे का हम लोग देखेंगे। ओके 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 स्टूडेंट, तो देखिए अब लिखेंगे ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन, ठीक। जो ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन द्वारा जो सफर किया जाएगा, मतलब जो ये डी हम लोग पढ़े थे, ये तो डी मैग्नेटिक फील्ड से जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो था, और टी कितने टाइम में ट्रेवल करी वो हम पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इस सेंटर से, ये कितना है। तो ये डिफ्लेक्शन इनिशियली देखिए क्या था, जो सिल्वर एटम था इनिशियली वो क्या था आपका, ग्राउंड स्टेट पे था। तो आप लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हुए हैं ना, कि यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ठीक। तब देखिए यू टी का वैल्यू इसमें 0 है, क्योंकि ट्रांसवर्स तो कोई वेलोसिटी है नहीं, वेलोसिटी तो लॉन्गिट्यूडिनल है। तो इस वजह से जो जेड डिस्टेंस ये चला गया है, जो जेड डिस्टेंस ओ से जो दूरी है जेड का, ओ से मतलब जिस पॉइंट पे बीम जा रहा है वही दूरी क्या आपका जेड है, यही दूरी आपका क्या है, जेड है, मतलब जेड एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस, ठीक। सिंस velocity is longitudinal, therefore the transverse component will not appear in the equation of motion, ठीक। तो इसका मतलब जो यू टी वाला टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, और जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, ए जेड होगा, और ये क्या है, टी स्क्वायर रहेगा, ठीक। तब देखिए टी का वैल्यू जो कैलकुलेट किए थे पीछे इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ए जेड का वैल्यू जो यूज किए थे उसको रख देंगे। आप इक्वेशन नंबर जो डाले होंगे, अगर नहीं डाले होंगे तो उसको लिख के यहाँ लिख दीजिएगा, बाय यूजिंग इक्वेशन है। मैं मिटा दी हूँ इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और ये सॉल्व करने पे रिजल्ट आएगा, ठीक। ये 4 kT हो जाएगा, ठीक। ऊपर ये बचा रहेगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एम जे और जी जे को क्या करिए, बाहर ले लिए, ठीक। अब देखिए ये जो हम लोग टी यूज किए थे, ये क्या था, टेम्परेचर ऑफ ओवन था, और ये के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक। तो एट द टेम्परेचर ऑफ द ओवन द सिल्वर एटम वेयर इन देयर ग्राउंड स्टेट में था उस टेम्परेचर पर, ठीक। विच ग्राउंड स्टेट विच इज जो क्या होगा 2s हाफ होगा। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होता है। ये कैसे आया है, देखिए ग्राउंड स्टेट के लिए एल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और स्पिन क्या होगा, हाफ होगा। तो जो जे का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये जे का जो वैल्यू होता है एल प्लस एस होता है, ठीक। तो यहाँ से जब निकालेंगे जे का वैल्यू, कल हम लोग पढ़े थे एल माइनस एस से एल प्लस एस होता है, ठीक। तब देखिए क्या हो जाएगा, 0 - ½ टू 0
प्लस हाफ हो जाएगा, मतलब 2 बार हाफ हाफ आएगा, तो 2 बार हाफ लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो एक ही बार बस हाफ लिखते हैं। ठीक, तो इसलिए जे का वैल्यू क्या होगा, एक ही बार बस हाफ होगा। जब एल का वैल्यू 0 होगा तो उस कंडीशन में जे का जो वैल्यू होगा एक ही आप लिखेंगे, 2 बार हाफ लिखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो इस वजह से जे इक्वल टू हाफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे यस इक्वल टू हाफ है, तो जो मल्टीप्लिसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाफ प्लस 1 होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 आएगा, तो यस और एल इक्वल टू 0 है तो यस होगा। जे का वैल्यू यहाँ लिखते हैं, कल बताया था ना एक्स आर जे बताए थे। ठीक, तो आर की जगह क्या लिखेंगे, 2 रखेंगे, 100 साल का 2 आएगा, और एक्स की जगह क्या होगा, यल होता है, तो यल का वैल्यू 0 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यस हो जाएगा, और जे का वैल्यू हाफ वहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक, तो ये आपका स्टेट होगा जिसमें सिलोर एटम रहेगा। ठीक, और यही क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, उसके लिए वैल्यू ये होगा। अब देखिए जब जे का वैल्यू इतना है तो एम जे का वैल्यू क्या होता है, माइनस जे से प्लस जे होता है, विद द डिफरेंस ऑफ यूनिटी, तो माइनस हाफ प्लस हाफ 2 वैल्यू होगा, और जो जी जे का वैल्यू होता है वो 2 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। ठीक, तो ये जो जी फैक्टर होगा इसके लिए टोटल क्वांटम नंबर के लिए क्या होगा, 2 होगा, तो इसलिए जी जे एम जे क्या हो जाएगा, 2 इंटू प्लस माइनस हाफ, 2 वैल्यूज़ का प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और ये एक्सपोनेंटली भी ऑब्जर्व किया गया था, जो देखिए इससे निकला है मैथमेटिकली, वो एक्सपोनेंटली भी ऑब्जर्व किया गया था। अब जब इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए जेड के 2 वैल्यू मिल रहे हैं और दोनों डिस्क्रीट वैल्यू हैं। एक प्लस जेड डायरेक्शन है, मतलब ओ से ऊपर जो Z1 था इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, जेड है, ओ से नीचे क्या है, Z2 जो है उसके बीच का डिस्टेंस जेड है। देखिए दोनों बराबर मिल रहा है, ऊपर रहेगा प्लस साइन, नीचे रहेगा तो माइनस साइन। तो हम कह सकते हैं 10 जेड हैज ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यू, जेड के पास 2 डिस्क्रीट वैल्यू होंगे, हेंस एटम इज क्वांटाइज, इसका मतलब एटम क्या है, क्वांटाइज है। 10 वेक्टर एटम मॉडल इज एक्सपोनेंटली वेरीफाइड, इसका मतलब जो वेक्टर एटम मॉडल हम लोग पढ़े थे वो एक्सपोनेंटली वेरीफाइड है। ठीक, अब देखिए एक डिस्टेंस जेड ये लिया गया, एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये जेड क्या है, ये जो जेड है ये ओ से Z1 और Z2 जो फिगर बनाए थे वो डिस्टेंस है। ठीक, और जो d है वो क्या है, ये डिस्टेंस है जो ये एटम चल रहे हैं, वो डिस्टेंस क्या है, d है, और उस दरमियान जो टाइम है वो क्या है, t है, और जो उस दरमियान वेलोसिटी वो क्या है, vx है। ठीक, तो इस d और z में कन्फ्यूजन होएगा। अब देखिए यस इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। ठीक, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो ut क्यों 0 है, क्योंकि ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं ना, इधर चला गया डिस्टेंस ले रहा है, इधर तो आपका क्या है, इधर जो आपका वेलोसिटी हो तो उसका कोई कंपोनेंट है नहीं, इधर वेलोसिटी कंपोनेंट है नहीं, जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो तो एक्स एक्सिस का लाएंगे, तो इधर क्या होगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब जो आपका vz कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि vx कंपोनेंट है, बस एक्स डायरेक्शन में एटम क्या करना है, चलना है। ठीक, तो z इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर हो गया, इस तरह एक्सपोनेंटली वेरीफाई हो गया। अब वीडियो थोड़ा जरूर लंबा जा रहा है, लेकिन 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसको करा देता हूँ तब वीडियो फिनिश करूँगा। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है कि हम लोग नॉन होमोजेनियस या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्यों केवल न्यूट्रल एटम लेते हैं, क्यों हम आयनाइज्ड एटम नहीं ले सकते, मतलब आयन नहीं ले सकते उसकी जगह। ये हम लोग 2 क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक, अब इसमें आपको दिख गया होगा कि एक्सपेरिमेंटली ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। बस एटम के 2 डिस्क्रीट वैल्यू मिलेंगे, एक जो ऊपर जा रहा था और एक नीचे आ रहा था, डायरेक्ट भी नहीं कुछ मिलने वाला है। ठीक, थ्योरेटिकली भी हम लोग वेरीफाई कर लिए और मैथमेटिकली भी वेरीफाई कर लिए, मतलब क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन भी हो गया और क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ठीक, ओके स्टूडेंट, तो देखिए आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा था अब उसको शांत करने चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि नीड ऑफ इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, कि इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड की क्यों आवश्यकता है, क्यों हम होमोजेनियस नहीं लेते हैं। तो देखिए इनहोमोजेनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म और होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्म। तो देखिए रीजन बताता हूँ, इफ़ द फील्ड वेयर होमोजीनियस, अगर फील्ड होमोजीनियस रहा होता तो क्या होता, देन द एटम क्या होता है, टाइनी मैग्नेट्स होता है, जो एटम होता है वो छोटा साइन में होता है, तो एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक, बड़ा रहता है तो बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वुड एक्सपीरियंस्ड ओनली अ टर्निंग मोमेंट एंड नो डिफ्लेक्टिंग फोर्स, एज सच वी कुड नॉट ऑब्टेन द डिफ्लेक्टेड कंपोनेंट इन स्पाइट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द एटम रिलेटेड टू द फील्ड। मतलब अगर यूनिफॉर्म फील्ड रहता तो एटम के ओरिएंटेशन के बावजूद भी हमको डिफ्लेक्शन नहीं मिलता, बस उस पर टर्निंग फोर्स मिलता। मतलब अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखिए दिखाएं, हर एक मैग्नेटिक लाइन क्या है, सेम डिस्टेंस पे है, जिसका स्ट्रेंथ भी है, इसी को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब जो एटम हम छोटका बनाए थे इसको जूम कर दिए, बड़का मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर दिए। ठीक, तो एटम ही है। ठीक, मान ले रहे हैं नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तब क्या होगा, एक फोर्स इस पर इधर लगेगा और एक फोर्स क्या होगा इस पर इधर लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इक्वली स्पेस्ड है। ठीक, तो दोनों फोर्स लगेगा, ये बस क्या करेगा, आप इंटर में पढ़े होंगे, ये बस इसको ऐसे रोटेट करता रहेगा
ओरिएंटेशन के बावजूद भी इसका बस ऐसे रोटेशन होगा, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। इस वजह से हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि जो इसका जिधर ओरिएंटेशन हो उधर ही क्या हो जाए, ये डिफ्लेक्ट हो जाए। क्लियर, रीजन समझ में आ गया होगा। अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो बस उस पर एक फोर्स इधर भी लगेगा काम करने, एक फोर्स इधर भी काम करने लगेगा, और वो क्या करेगा, ऐसे रोटेट, ऐसे क्या करेगा, टर्न करते ही रह जाएगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है ओरिएंटेशन के बावजूद भी। ठीक, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। तो वही लिखा गया कि एज सच वी कुड नॉट ऑब्टेन, अगर ऐसा करने पर हमको क्या होगा, द डिफ्लेक्टेड कंपोनेंट, हमको डिफ्लेक्टेड कंपोनेंट नहीं मिलेगा इन स्पाइट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द एटम रिलेटिव टू द फील्ड। एटम का ओरिएंटेशन उस फील्ड के रिलेटिव, मतलब उस फील्ड में एटम का ओरिएंटेशन होने के बावजूद भी हमको क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा वो नहीं मिलेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, क्यों हम न्यूट्रल एटम लेते हैं, क्यों आयन नहीं लेते हैं। ठीक, ओके स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्यों हम एटम यूज किए हैं, क्यों आयन नहीं यूज किए हैं। ठीक, एटम मतलब क्यों न्यूट्रल एटम आप कर सकते हैं यूज किए हैं, क्यों हम आयन नहीं यूज किए हैं। तो इस वजह से नहीं यूज किया गया है। देखिए आप इंटर में पढ़े हैं कि एक लॉरेंज फोर्स होता है जो क्या होता है, Q और V क्रॉस B के बराबर होता है, जिसका वैल्यू होता है वेलोसिटी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हम आयन यूज करते या चार्ज पार्टिकल आप ऐसे का यूज करते तो क्या होता, Q का भी कुछ वैल्यू होता, तो इसका मतलब ये उस पर एक लॉरेंज फोर्स भी लगता और एक डिफ्लेक्शन फोर्स तो ऑलरेडी लग रहा था, तो उसका एटम का ओरिएंटेशन, मतलब इस चार्ज, तब चार्ज पार्टिकल हो जाता, तो इस चार्ज पार्टिकल का ओरिएंटेशन होने के बावजूद भी क्या होता, जो उसका डिफ्लेक्शन था वो इस जेड डायरेक्शन में ना होके किसी और डायरेक्शन में हो सकता था, क्योंकि ये फोर्स भी अपना कुछ इफेक्ट प्ले करता, तो हमको फोटोग्राफिक प्लेट पर उसका ट्रेस नहीं मिल सकता था या नहीं मिल पाता। तो इस वजह से हम लोग न्यूट्रल एटम यूज किया। तो जब न्यूट्रल एटम यूज करेंगे तो जो उस पर चार्ज होगा जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा लॉरेंज फोर्स वाइनिश कर जाएगा, तो मतलब उस पर बस आपका डिफ्लेक्शन फोर्स ही लगेगा, और बस डिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा तो हम जेड डायरेक्शन में इस फोटोग्राफिक प्लेट पर पा जाएंगे। लेकिन अगर ये अपना रोल प्ले करने लगे तो कुछ इसका भी इफेक्ट आएगा, तो हो सके जेड डायरेक्शन हमको डिफ्लेक्शन मिले ही ना, हम डिफ्लेक्शन को फोटोग्राफिक प्लेट पर कलेक्ट ही ना कर पाएँ, हो सकता है किसी और डायरेक्शन में होने लगे डिफ्लेक्ट। ठीक, तो और किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, फिर हमको ट्रेसिंग नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे कौन सा उसका ओरिएंटेशन है, कौन सा क्वांटाइज वैल्यू है उसका। ठीक, तो इस वजह से हम क्या इसको क्या करते हैं, एक एटम यूज करते हैं या न्यूट्रल एटम आप कर सकते हैं यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन द स्टर्न, जब एटम्स का हैं तो ये न्यूट्रल ही माना जाएगा। ठीक, इन द स्टर्न गनलक एक्सपेरिमेंट अ बीम ऑफ न्यूट्रल एटम्स इज पास थ्रू एन इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड। इनहोमोजेनियस क्यों नहीं है, पीछे आप देख चुके हैं। एंड ईच एटम एक्सपीरियंसेस अ ट्रांसवर्स फोर्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द फील्ड। और हर एक एटम क्या होगा, एक ट्रांसवर्स फोर्स, या आप ऐसे कर सकते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, जो डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में उसका ओरिएंटेशन क्या है, उधर ही क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन इफ चार्ज या उसी का आयन लिख दिए हैं, अगर चार्ज पार्टिकल या चार्ज आयन अगर हम यूज करें ऐसे कहिए, तो क्या हो जाएगा, वेयर यूज दे वुड बी सब्जेक्टेड टू लॉरेंज फोर्स, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, F = Q V क्रॉस V होता है आल्सो, एंड देयर डिफ्लेक्शन वुड नो लॉन्गर बी ट्रांसवर्स। तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये ट्रांसवर्स ना होके, मतलब इस डायरेक्शन में ना जाके किसी और डायरेक्शन में जा सकता है, और किसी और डायरेक्शन में जाएगा तो फिर हमको क्या होगा, जो ट्रेस होगा वो क्या होगा, प्लेट पे ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक, क्योंकि जब ये अपना रोल प्ले करेगा, जो ऐसे जा रहा तो हो सकता लगे इधर उधर भागने, तो हम उसको क्या कर पाएंगे, प्लेट पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे ट्रेस को। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, आयन यूज नहीं करते हैं, न्यूट्रल एटम यूज करते हैं। ठीक, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, तथा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करिए। साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए, क्योंकि लेक्चर को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगता है। वैसे मेरा कोशिश रहता है लेक्चर को छोटा छोटा बनाया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है कि मजबूरी में लेक्चर 40 मिनट 50 मिनट या 1 घंटे का भी बन जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।